7 अगस्त 1998 ये दिन था और अफ्रीका के दो ममालिक तंजानिया और कीनिया दोनों में एक ही वक्त में अमेरिकी सफारत खाने मलबे का ढेर बन गए। लेकिन इस वाक़े का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था? 20 फरवरी 1999 लाहौर की सड़कों पर जश्न है क्योंकि 50 साल में पहली बार पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के इतने करीब आए हैं कि दोस्ती बस सर्विस चल पड़ी है और भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले मुसाफिर हैं। वो मीनारे पाकिस्तान पर हाजिरी देंगे और इस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे कि भारत ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम ही नहीं किया। लेकिन क्या ये दोनों मुल्की वजीर आजम जानते हैं कि उनसे 1200 किलोमीटर दूर बर्फानी पहाड़ों पर एक और महाज गर्म हो रहा है। 7 अगस्त 1998 सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी सफारतखाने बारूद के धमाकों से गूंज उठे। दो बारूद से भरे ट्रक सफारत खानों से टकरा गए थे। दोनों इमारतें बुरी तरह तबाह हुई। कीनिया का कई मंजिला सफारत खाना मलबे का ढेर बन गया। 200 से ज्यादा हलाकतें कीनिया और 11 तंजानिया में हुई। अमेरिका ने इस हमले का इल्जाम अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पर लगा दिया। यह पहली मर्तबा था कि दुनिया को और अमरीकियों को पता चला कि उसामा बिन लादेन अमरीकी दुश्मन हैं। यही वो वक्त था जब अमरीकी इदारे FBI ने उसामा बिन लादेन को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। लेकिन सवाल यह था कि उसामा बिन लादेन हैं कहां? उसामा बिन लादेन की अमेरिका से दोस्ती और तालिबान से ताल्लुक पर हम आपको एक मुकम्मल वीडियो दिखा चुके हैं। तो अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान की हिफाजत में है और ये वो वक्त था जब तालिबान मज़ार शरीफ पर कब्जा करने के बाद तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके थे और मुल्ला उमर इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन थे। तो बस अब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा शुरू कर दिया कि बिन लादेन को वाशिंगटन के हवाले किया जाए। मुल्ला उमर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान से भी मदद दरकार थी क्योंकि कीनिया में धमाके करने वाले खुफिया रास्तों से अफगानिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान से गुजरना पड़ना था। ऐसी ही कोशिश करते हुए एक शख्स को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। यह शख्स मुबैना तौर पर अफ्रीकी धमाकों में मुलव्विस था। यह शख्स जाली पासपोर्ट पर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। यह सऊदी अरब का शहरी सादिक हवेदा था। पाकिस्तान को मतलूब भी नहीं था और उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत भी थी। इसलिए इसे फौरन कीनिया के हवाले कर दिया गया क्योंकि हादसा कीनिया की सरजमीन पर हुआ था। यूं पाकिस्तान ने अमेरिकी तफ्तीश में ताउन किया लेकिन मुल्ला उमर ने वाशिंगटन के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। उन्होंने पहले तो अमेरिका को समझाना चाहा और वजाहत दी कि बिन लादेन का अमेरिकी सिफारतखानों पर हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मसला यह था कि अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब यानी वो तीनों ममालिक जो तालिबान से बहुत करीबी ताल्लुक रखते थे, इन तीनों की इंटेलिजेंस एजेंसियां उसामा बिन लादेन को शक की नजरों से देखती थी। बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने चूंकि सादिक हवेदा से इंटेरोगेट भी किया था, इसलिए वो बहुत सी ऐसी बातें भी जानते थे जो शायद मुल्ला उमर और दीगर ना जानते हो। अमेरिका एक तरफ मुल्ला उमर पर दबाव बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान से भी मुतालबा कर रहा था कि उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी में मदद की जाए। और क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की अमारात इस्लामिया यानी मुल्ला उमर की हुकूमत को दुनिया में किसने तस्लीम किया था? सऊदी अरब, अरब अमारात और पाकिस्तान। अब अमेरिका ने तालिबान के सामने मुतालबा रखा कि अगर वो उसामा बिन लादेन को उनके हवाले कर दें तो अमेरिका भी उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेगा। कहते हैं पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसियों के जरिए मुल्ला उमर को समझाने की कोशिश की कि उसामा बिन लादेन से खुद को दूर कर लें और आलमी धारे में शामिल हो जाएं। लेकिन मुल्ला उमर ने साफ इनकार कर दिया। उनके वजीर खारजा ने कहा कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मजीद दबाव बढ़ा तो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के दफ्तर खारजा ने मजीद सख्त बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा, हम उसामा बिन लादेन पर कुर्बान हो जाएंगे लेकिन उन्हें अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। तालिबान के वजीर खारजा अमेरिका को दबी जुबान में ये पैगाम भी दे रहे थे कि अमेरिका अफगानिस्तान पर हमले की कोशिश ना करे वरना हम देख लेंगे।
मुल्ला उमर की हुकूमत अभी 2 बरस पहले ही कायम हुई थी और ये उनकी पहली बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी कि उन्होंने अमेरिकी रद्देमल का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया। इस गलत अंदाजे का पहला नुकसान ये हुआ कि सऊदी अरब ने अमारात अफगानिस्तान का सफारतखाना बंद करके तालिबान हुकूमत से राब्ते खत्म कर दिए। दूसरा नुकसान पाकिस्तान का हुआ ये कि 17 अगस्त को अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करके अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। एक दिन में 600 अमेरिकी सफारतकार पाकिस्तान छोड़ गए। पाकिस्तान के लिए यह एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका से ताउन कर रहा था। फिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान को इस क्यों का जवाब मालूम ना हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ इसको समझ भी रहे थे और अमेरिका को समझा भी रहे थे। समझ ये रहे थे कि अब अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा और इस मुतवक्का रद्द-ए-अमल से बचने के लिए अपने शहरियों को निकाल रहा है। समझा यूं रहे थे कि उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को पैगाम भिजवाया कि हमने सादिक हमेदा को गिरफ्तार और कीनिया के हवाले करके अपनी साफ नीयत जाहिर कर दी है। अब पाकिस्तान को मजीद इम्तिहान में न डाला जाए। उन्होंने अमेरिका को याद भी दिलाया कि जिन्हें आप अब दहशतगर्द कह रहे हैं, उनको तरबियत भी आप ही ने दी थी। ये हकीकत भी मद्देनजर रहे कि बिल क्लिंटन उन दिनों एक नाकाम इश्क की बदनामी के सदमे भी सह रहे थे और इन्हीं सदमों के दरमियान उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले का फैसला कर लिया था। 20 अगस्त 1998 को अमेरिका के बहरी जंगी जहाजों ने पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब बहीरा अरब में नकलो हरकत शुरू कर दी। उनके साथ अमेरिकी आबदोज भी थी। अब ये वो अमेरिकी मिलिट्री मशीन थी जिसे समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पाक बहरिया ने ये सारी नकलो हरकत डिटेक्ट करके हुकूमत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान समझ गया कि अमेरिका किसी भी वक्त अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है। अमेरिका भी जान गया कि पाकिस्तान उसके इरादे भांप चुका है। लेकिन अब इसमें एक मसला था। मसला यह था कि अमेरिका के निशाने पर अफगानिस्तान का इलाका होस्ट था। होस्ट में अमेरिका ज़वारकिली अल-बदर कैंप को निशाना बनाना चाहता था और इसको निशाना बनाने के लिए अमेरिकी मिसाइलों को पाकिस्तानी हदूद से गुजरना था, जिस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल शदीद भी हो सकता था। लेकिन अमेरिका ने इन सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 20 अगस्त को अफगानिस्तान और सूडान पर हमला कर दिया। इतना उन्होंने जरूर किया कि आर्मी और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मिसाइल फायर होने के फौरन बाद बता दिया कि पाकिस्तान की फिजा से गुजरने वाले क्रूज मिसाइल अमेरिकी हैं, उसामा बिन लादेन के लिए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। ये हमला टमाहोक क्रूज मिसाइल से किया गया था। सूडान पर हमला सऊदी अरब के करीब बहीरा अहमर से और अफगानिस्तान पर हमला पाकिस्तान की समुद्री हदूद के बाहर बहीरा अरब से किया गया था। लेकिन ये एक नाकाम ऑपरेशन था। नाकाम इसलिए कि अमेरिका गलत हदफ को निशाना बना रहा था। ज़वारकिली अल-बदर कैंप का अल-कायदा से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसका सबूत ये था कि इस हमले में उसामा बिन लादेन या उनके कमांडर तो दूर की बात, तालिबान का भी कोई रहनुमा जाँ बहक नहीं हुआ। इस हमले में दूसरी नाकामी ये थी कि अमेरिकी जनरल ज़ैनी के मुताबिक अभी टमाहाक क्रूज मिसाइल 100% दुरुस्त निशाने की सलाहियत नहीं रखते थे। इस फनी खराबी के बायस कुछ मिसाइल अफगानिस्तान के बजाय पाकिस्तानी सरहद के अंदर गिरे। ये मिसाइल पाकिस्तान ने कब्जे में ले ली। क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी उस वक्त दुनिया की जदीद तरीन वॉर टेक्नोलॉजीज में से एक थी और ये पाकिस्तान के पास नहीं थी। चुनांचे अमेरिका ने कोशिशें शुरू कर दी कि पाकिस्तान वो क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान में गिर गए हैं वापस कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने मिसाइल वापस करने के बजाय वही किया जो करना चाहिए था। पाकिस्तान ने अमेरिका से शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। इस हमले की नाकामी का एक और सबसे बड़ा फायदा अल-कायदा को हुआ। अल-कायदा और उसामा बिन लादेन, ये दोनों नाम पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गए। लातादाद वालिदैन ने अपने बच्चों के नाम उसामा के नाम पर रखने शुरू कर दिए। अफ्रीका में बच्चे बिन लादेन की टी शर्ट्स पहनने लगे। ये नाकाम मिसाइल हमले अल-कायदा को नई भर्तियों में भी मदद दे रहे थे और कहते हैं यही वो वक्त था जब अल-कायदा ने अमेरिका पर 9/11 जैसे बड़े हमले के बारे में प्लानिंग शुरू की थी। हकीकत कुछ और भी हो सकती है, लेकिन उस वक्त के बयानात से तो बज़ाहिर नहीं लगता था। अल-कायदा तो मशहूर हो गई, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बार फिर दरार आ गई।
وزیر اعظم نواز شریف نے افغانستان اور سوڈان پر حملوں کی مذمت کی، اسے آزاد ممالک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا۔ یہی نہیں، پاکستان نے امریکہ کے خلاف سلامتی کونسل جانے کا اعلان بھی کر دیا اور پھر پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے سلامتی کونسل میں چلا بھی گیا۔ روس اور اسلامی ممالک بھی امریکہ پر تنقید کر رہے تھے، چنانچہ اب بل کلنٹن کی معافی مانگنے کی باری تھی۔ 9/11 رپورٹ کے مطابق امریکی صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کو فون کیا اور پاکستان پر گرنے والے میزائلز پر معذرت کی، جس کے بعد یہ معاملہ زیادہ طول نہ پکڑ سکا۔ ویسے بھی اس واقعے سے کچھ دن بعد نواز شریف کو امریکی دورہ کرنا تھا، جس کے لیے ماحول میں تناؤ کا کم سے کم ہونا بہت ضروری تھا۔ اب اس کو حسن اتفاق کہیں یا خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ امریکہ نے جب اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی والے کروز میزائل کا استعمال کیا تو ٹماہوک کروز میزائل پاکستان میں بھی گرے، جس کے 7 سال بعد پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایٹامک وار ہیڈ لے جانے والے پہلے کروز میزائل کا کامیاب ٹیسٹ کر لیا ہے، جسے ہم بابر 1 کے نام سے جانتے ہیں۔ اور دوسری بار جب اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے امریکہ جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے ہیلی کاپٹرز لے کر پاکستان میں گھسا تو ایک ہیلی کاپٹر پاکستان میں گر گیا، جسے امریکہ فوری طور پر واپس حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا۔ ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کلنٹن ان دنوں ناکام عشق کے صدمے بھی سہ رہے تھے، تو جناب اسی سلسلے میں افغانستان اور سوڈان پر حملوں کی ایک سازشی تھیوری بھی ہے۔ وہ یہ کہ جس دن امریکی سفارتخانوں پر حملہ ہوا اسی دن امریکی صدر بل کلنٹن کی گرل فرینڈ مونیکا لیونسکی اپنے اور کلنٹن کے سکینڈل پر اپنا بیان جوری کے سامنے ریکارڈ کروا رہی تھی، اور جس دن امریکہ نے سوڈان اور افغانستان پر حملہ کیا اس سے 2 دن پہلے صدر کلنٹن نے مونیکا سے ادھورے تعلقات کا اعتراف کر کے شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ یہ سکینڈل کلنٹن کی سیاسی اور ذاتی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب کر رہا تھا۔ عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا اور کیا کیا نہ کریں گے، تو کہتے ہیں کہ کلنٹن نے یہ حملے جلد بازی میں اپنے سکینڈل سے عالمی توجہ ہٹانے اور پینٹاگون کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ سازشی تھیوری ہو سکتا ہے یہی حقیقت ہو، لیکن اس کے بعد امریکہ میں چند ملاقاتیں ایسی ہوئی کہ پاکستان اور بھارت کو تمام اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے قریب آنا پڑا۔ ہوا یہ کہ 1998 کے آخر میں وزیر اعظم نے امریکہ جا کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان، امریکی صدر بل کلنٹن اور بھارتی وزیر اعظم واجپئی سے بات چیت کی۔ اسی دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم نے پاکستانی ایٹمی تجربات کا دفاع کیا اور دنیا کو بتایا کہ اگر بھارت اب بھی مزید تجربات کرے گا تو ہم بھی کریں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب ساری دنیا نے سمجھ لیا کہ پاک بھارت تنازعات کا حل مسئلہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس لیے دونوں رہنماؤں پر عالمی دباؤ آیا کہ اپنے تنازعات جلد از جلد حل کریں۔ یہ دباؤ اس وقت مزید بڑھا جب امریکہ نے IMF اور ورلڈ بینک کو پاکستان کی معاشی مدد کے لیے گرین سگنل دے دیا اور ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ بھارت پر لگنے والی پابندیاں بھی نرم ہو چکی تھیں، لہٰذا دونوں رہنماؤں پر عالمی دباؤ اور حالات کا جبر تھا کہ وہ تنازعات سے آگے بڑھ کر سوچیں۔ چنانچہ نواز شریف اور واجپئی نے دوستی بس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ دوستی بس سروس دہلی سے لاہور تک چلنا تھی۔ واجپئی نے اعلان کیا کہ وہ پہلی بس سے پاکستان آئیں گے۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا، لیکن پاکستان اور بھارت دونوں جگہ مذہبی جماعتوں نے اسے بہت ناراضگی سے دیکھا۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے واجپئی کی آمد کے خلاف ہڑتال اور تحریک کا اعلان کر دیا، تو ادھر بھارت میں شیو سینا نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا، کیونکہ بہتر تعلقات ہی کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ پاک بھارت کرکٹ میچز کا آغاز کیا جائے اور پاکستانی ٹیم نے بھارت میں پہلے میچز کھیلنا تھے۔ 20 فروری کو واجپئی واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئے تو ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا۔ ان کے قافلے نے مینار پاکستان جانا تھا اور اس کی ایک علامتی اہمیت تھی۔ وہ یوں کہ مینار پاکستان پر جا کر بی جے پی کے وزیر اعظم نے عملاً اس تاثر کو ختم کرنا تھا کہ بھارت دل سے ہندوستان کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس قافلے کے راستے میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا جلوس تھا۔
इस जुलूस की वजह से काफिला 1.5 घंटे ताखीर का शिकार हुआ। पुलिस जमात इस्लामी के कारकुनों को रास्ते से हटाने के लिए जतन कर रही थी और सख्त टकराव का माहौल था। जमात इस्लामी की तरफ से शदीद पथराव और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज जारी था। इस पथराव में कई सफारतकारों की गाड़ियां भी निशाना बनी। आखिरकार पुलिस गालिब आई और जमात इस्लामी का पूरा जलसा अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पाक भारत दोस्ती का ये काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंचा, जहां तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे। वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर ऐलान लाहौर पर मोहर लगाई। इस ऐलान में मसला कश्मीर के हल के लिए इत्तेफाक किया गया था और ये आखिरी मौका था जब किसी भारतीय वजीर आजम ने मुश्तरका बयान में मसला कश्मीर के हल पर पाकिस्तान से इत्तेफाक किया हो। Jammu and Kashmir is one of the issues we are discussing within the framework of our composite dialogue. We will negotiate with sincerity on this and all other issues. ऐलान लाहौर अगर अपनी रूह के मुताबिक आगे चलता तो ये तारीखी दस्तावेज साबित हो सकती थी, क्योंकि इसका मुख्तसर खुलासा ये था कि अब जंग न होने देंगे। लेकिन दोनों रहनुमा शायद नहीं जानते थे कि उनसे 1200 किलोमीटर दूर कारगिल की पहाड़ियों पर जंग ही हो रही है। मेजर जनरल जावेद हसन अमेरिका में पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी थे। जब वो पाकिस्तान आए तो उन्हें पाकिस्तान की नहायत अहम पोस्ट FCNA यानी फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज का कमांडर बना दिया गया। ये पोजीशन 10 कोर के अंडर सर्व करती है, जिसके कमांडर उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद थे। जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद अहम तरीन पोस्ट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अजीज थे, जो खुद भी कुछ साल पहले FCNA के कमांडर रह चुके थे और इसलिए वहां के हालात और ऑपरेशन से खूब वाकिफ थे। इन सब के बॉस यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल महमूद एक ही यूनिट से थे। शायद ये भी एक वजह थी कि जनरल जावेद हसन ने बाकी तीनों जर्नैलों को बासानी ऑपरेशन कोह पैमा पर कायल कर लिया। ये ऑपरेशन कोह पैमा क्या था? जब इस ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही थी तो डोमेल में शदीद सर्दी में कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार नालेक जान भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये दोनों जवान आने वाले दिनों में इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन्हें इस सदी की आखिरी लड़ाई अपनी जान पर खेल कर लड़ना होगी, और वो भी इस तरह कि एक दिन में 1 चम्मच चीनी और 1 गोली के साथ। जवानों की बहादुरी, जर्नैलों की प्लानिंग, भारतीय फौज की बोफोर्स गन्स और सफारती महाज पर फैली कारगिल कहानी की पूरी तफसील आपको दिखाएंगे, लेकिन अगली किस्त में। हमने आपको इस किस्त में उसामा बिन लादेन, तालिबान और अमेरिका के ताल्लुक के बारे में एक इशारा दिया है। इस सिलसिले की पूरी कहानी कि तालिबान, अमेरिका और पाकिस्तान में क्या ताल्लुक था और 30 ट्रकों की कहानी क्या थी, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। और जरा हट के पाकिस्तान हिस्ट्री की एक नाकाबिले फरामोश कहानी कि ग्रीन शर्ट्स ने पहला वर्ल्ड कप कैसे जीता था, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।